Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 11. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of previous lecture, what we covered in our previous lecture. In our previous lecture, we started the manipulative part of SQL. We started chapter number 5, and that is SQL data manipulation. We talked about objectives of SQL. We talked about history of the SQL. We briefly covered the importance of SQL, how basically SQL is providing a lot of facilities to certain standards and DBMS. We started to write SQL statements, and we covered some basics about writing SQL statements, and finally we started with the select statement. अब एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि select statement जो है that is the most frequently used SQL statements, और जो डाटा रिट्रीवल है आपका वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जितने भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो अपर मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं, दे हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस एंड दोज डिसीजंस आर बेस्ड अपॉन सम नॉलेज फ्रॉम दी डेटाबेस। और अगर वो एफिशिएंटली अगर हम उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो देन दोज डिसीजंस वुड बी वेरी इजी। मिसाल के तौर पे अगर कोई मैनेजर है, इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड कि जी हाउ मच सैलरी वी आर बेसिकली पेइंग टू आवर एम्प्लॉयज़, हमें टोटल उसका सम दे दो, वो हम सम निकाल सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि मसलन कितने ऐसे हमारे स्टाफ है जो कितनी प्रॉपर्टीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस हम मेजर कर सकें कि उसने कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रेंट पे लगाई हैं, तो हम उसको कोई बोनस वगैरह देना चाहें तो उस हवाले से, या मतलब इस किस्म के जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे के सारे जो है वो बेस कर रहे होंगे हमारे उस डाटा के ऊपर, और जितना एफिशिएंटली हम उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो डिसीजंस लेने में उनको आसानी होगी। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर की थी कि हमने कहा था जी हम जो है इस कोर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 रिलीज़ 2 को यूज़ करेंगे एज अ टूल या DBMS। लेकिन अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो SQL स्टेटमेंट हैं, हम ISO का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यही वाली SQL स्टेटमेंट किसी एक DBMS में यूज़ करें या किसी दूसरे में, तो मतलब इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वही स्टेटमेंट इधर भी एक DBMS पे भी रन करेगी, और कुछ थोड़ी बहुत शायद मॉडिफिकेशन कुछ चीज़ों में हो, लेकिन वो बहुत सा स्लाइट डिफरेंस होता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं SQL के, तो उसमें कोई ऐसी आपको जो है वो परेशानी की जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम आज का लेक्चर उधर से ही शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी SQL स्टेटमेंट्स जो हैं उनको लिखना स्टार्ट कर दिया था, और आई एश्योर यू कि इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, और थोड़ा सा लॉजिकली आपने चीज़ों को देखना है और कुछ रूल्स को सीखना है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज है, मसलन आप देखें इंग्लिश या उर्दू आप सीखना शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स, आप उसके अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हो, फिर आप अल्फ़ाबेट्स की मदद से मुख्तलिफ वर्ड्स बनाना सीखते हो। वर्ड्स के बाद उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप सेंटेंसेस बनाते हो, लेकिन सेंटेंसेस के कुछ अपने वो रूल्स होते हैं, उनको आप फॉलो करते हो, एंड सो ऑन। दिस इज़ हाउ बेसिकली देन यू कम अप एंड यू मेक पैराग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, और फिर पैराग्राफ्स जो है दैट आर यूज्ड इन पेजेस एंड देन नंबर ऑफ पेजेस एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली इसी तरह
हमने भी एसक्यूएल की जो बेसिक्स हैं उससे स्टार्ट करना है और फिर आगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे इस पे अपने जो है एनहांस इसको करते जाएंगे। कि हमने बिल्कुल सिंपल क्यूरी से स्टार्ट किया, पहली जो पिछले हमने लेक्चर में क्यूरी देखी थी कि बिल्कुल जो है आपका तमाम रोज़ और तमाम कॉलम किसी भी टेबल के हमने सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जो एट्रीब्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, हमने प्रोजेक्शन अप्लाई की कि जी हम अपनी मर्ज़ी के कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है फिर हमने डिस्टिंक्ट को कवर किया था कि डिस्टिंक्ट में डुप्लीकेट्स को कैसे जो है वो उसमें हम जो करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं डुप्लीकेट्स के को, तो वो हमने देखा वो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और हमने जनरल फॉर्मेट में जो हमारा स्किल स्टेटमेंट का था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को जो है आगे बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। तो इस हवाले से आपको जो है इस टाइम पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक जो हमारा क्लास था उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आपको चीज़ें आसानी के साथ समझ आ सकें। एक और रिक्वेस्ट जो मैं तकरीबन हर लेक्चर में आपसे करता हूँ कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारा कोई, तो मतलब जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कैच अप विद द कोर्स। तो इसलिए आपको अगेन चूँकि ये सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो आपको बहुत ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है इन एसक्यूएल कमांड्स की, ताकि अगर आप अपने इसमें स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं एसक्यूएल के हवाले से, तो देन यू नीड टू राइट अ नंबर ऑफ एसक्यूएल कमांड्स और उनका फिर रिज़ल्ट एनालाइज करें कि कैसे जो है वो रिज़ल्ट जो है बेसिकली एक्सट्रैक्ट होता है। तो मतलब आपको फिर कोई भी किसी किस्म की भी कोई एसक्यूएल की कमांड या स्टेटमेंट लिखने को कहा जाएगा तो फिर आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। तो जैसे आप प्रैक्टिस है, आप बेशक इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करना शुरू कर दें या आप इसको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लें, आप कहीं पे भी इसको जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इनको डेफिनेटली इनको लिखना सीखें और फिर इनको इम्प्लीमेंट जो है किसी भी DBMS के अंदर आप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो ड्रीम होम केस स्टडी है ये हमारी जो है इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो फिर आपको कोई भी जो क्यूरी इससे रेलेवेंट है। अब चूँकि हम जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कोर्स का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो हमारे दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक डेटाबेस पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक है, और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो है मुतल्लिक हो सकता है। तो मसलन अभी तो हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हमने एक बना बनाया सिस्टम है, उसको हम देख रहे हैं कि उसमें उन्होंने कैसे जो है वो मुख्तलिफ टेबल्स, उनके एट्रीब्यूट्स और उससे रेलेवेंट चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस हम खुद भी करेंगे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्क्रैच से जो है वो कैसे कोई भी जो है डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है और फिर कैसे उसके ऊपर एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप की जाती हैं, ये चीज़ भी हम इस कोर्स में सीखेंगे और ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हमें एसक्यूएल के ऊपर मुकम्मल जो है हमें कमांड जो है वो हासिल करनी है। और एसक्यूएल के ऊपर कमांड के लिए डेफिनेटली अब ये एक प्री रिक्विजिट है, एक शर्त है कि हमारे पास एक ऑलरेडी डेटाबेस बना होना चाहिए, उसमें डाटा भी मौजूद होना चाहिए ताकि हम फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज़ के लिए वो हम लिखें और हमें फिर उन रिजल्ट्स को एनालाइज करें कि वाकई वही एसक्यूएल स्टेटमेंट जो हमने जिस पर्पज़ के लिए लिखी है वो हमें वही रिज़ल्ट दे रही है या नहीं दे रही। तो मतलब
इस लेवल पे चूँकि अभी हमने डिज़ाइन खुद तो नहीं किया, लेकिन हम एक बनाया एक डेटाबेस का डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, रिलेशन का इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर इस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे तो देन आपको कोई भी जब सिनेरियो दिया जाएगा कि इसके लिए आपने क्यूरी लिखनी है तो देन आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे होंगे तो फिर आपके लिए उस सिचुएशन को समझना ही मुश्किल होगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी किसी में भी डिस्कस किया था कि जो पहला सबसे स्टेप होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। कि मतलब आपसे एक क्यूरी लिखने को कहा जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि उस क्यूरी में क्या पूछा जा रहा है, तो आंसर देना तो दूर की बात है, आप कैसे उसके बारे में एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मतलब अगर आपने इन सिचुएशंस को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है तो इस सिस्टम को, इस केस स्टडी को अच्छे तरीके से सामने जो है वो अपने उनको समझ लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी आपको ये रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या जो है आप कोई एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख रहे होंगे तो इसमें भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो इंस्टेंस है डेटाबेस की, मसलन जो टेबल्स हैं और उनका डाटा है वो आपके सामने होना चाहिए, ताकि आपको मसलन अगर आप एग्जांपल्स देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो कि अगर ये एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी तो उसका ये रिजल्ट आया, तो बिफोर लुकिंग एट द रिजल्ट यू शुड योरसेल्फ एनालाइज कि जी इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। मतलब आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट को खुद से मतलब उसके ऊपर आप उसको एनालाइज करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और आप खुद से देखें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और फिर आप अपने रिजल्ट को कंपेयर करें जो गिवन रिजल्ट है एग्जांपल का, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो एसक्यूएल डाटा एक्सट्रैक्ट करेगी, कोई भी जो क्यूरी परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल सिलेक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करती है। तो मतलब इससे आपको समझने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगेन हमारे जो इसके रिलेशंस हैं ब्रांच के अंदर, ब्रांच की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं बहुत क्विकली इसको गो थ्रू करूँगा। स्टाफ के अंदर स्टाफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। स्टाफ और ब्रांच के दरमियान रिलेशनशिप है कि कौन सा स्टाफ कौन सी ब्रांच के में काम करता है, तो वो आपका ब्रांच नंबर का फील्ड जो है स्टाफ में शामिल किया गया है एज अ फॉरेन की, और वो ब्रांच नंबर जो है वो वहाँ पे प्राइमरी की ब्रांच में जो है वो एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है। इसी तरह प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट में प्रॉपर्टीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की, उसकी पर्सनल डिटेल्स, उसकी प्रेफरेंस क्या है, किस किस्म का रेंट पे वो घर लेना चाहता है, उसका मैक्सिमम रेंट की कितना वो अफोर्ड कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ऑनर जो है प्राइवेट ऑनर उसमें ओनर के हवाले से तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि डेफिनेटली जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनका कोई ना कोई ओनर होगा और उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इसी तरह व्यूइंग मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि व्यूइंग के अंदर जो है कोई भी जब क्लाइंट किसी भी प्रॉपर्टी को व्यू करता है और फिर उसके ऊपर कोई कमेंट्स और किस डेट को उसने व्यू किया, वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर रखी जाएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये इंस्टेंस है इन मुख्तलिफ टेबल्स की, और इसके अंदर ये डाटा मौजूद है ब्रांच के अंदर, स्टाफ के अंदर, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर, प्राइवेट ओनर, व्यूइंग और रजिस्ट्रेशन के अंदर भी। तो हम बहरहाल हम वन बाय वन जो है इनको जब जो एग्जांपल्स हमारे पास आएंगी हम उस हिसाब से इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। तो अभी चूँकि बिल्कुल हम इनिशियल लेवल पे हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है जब वो एग्जीक्यूट होती है तो वो कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट होता है। मैं आपको पहले टेबल के अंदर जो डाटा होगा वो भी दिखाऊंगा और फिर हम खुद एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी रोज़ आनी चाहिए, किस तरह उसकी वो उसके ऊपर वो सिलेक्ट करेगा या कोई प्रोजेक्शन करेगा। और लेकिन फिर जो हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर मैं इन चीज़ों को आई वुड एज्यूम कि आप लोगों को अब चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया करूँगा अनटिल अनलेस जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। पिछले लेक्चर में हमने जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखी उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि हमने सारी की सारी रोज़ सेलेक्ट की। हमने कोई अगर स्पेसिफिक
सिलेक्शन की या वो जो रिलेशनल अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने सिर्फ प्रोजेक्शन का प्रोसेस जो है वहाँ पे अप्लाई किया था। हमने कॉलम्स को या एट्रीब्यूट्स को तो रिस्ट्रिक्ट किया या अपनी मर्जी के उनमें से सिलेक्ट किए, लेकिन अभी तक हमने पिछले लेक्चर तक कोई भी रोज़ के हवाले से जो है वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की। लेकिन इस लेक्चर में जो पहले हमारा टॉपिक है वो रोज़ की सिलेक्शन है कि मसलन आपको हमेशा इस किस्म की सिचुएशन चाहिए होती है कि आपको आपके जो टेबल्स होंगे उनके अंदर बाज़ औक़ात मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे या बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, और मतलब कम भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका किस किस्म का वो डेटाबेस है और उसमें कितना डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि आपका जो डाटा है दैट इज़ ऑलवेज डायनामिक, वो बहुत ग्रो करता रहता है, आपके रिकॉर्ड्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। जबकि उसकी डाटा डेफिनेशंस जो होती हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो स्टैटिक होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंज फ्रीक्वेंट नहीं होता। तो जब बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है तो बाज़ औक़ात हमें सारे डाटा के साथ, जो सारा डाटा है किसी भी टेबल के अंदर, हमारा कंसर्न उसके साथ नहीं होता, हमें स्पेसिफिक कुछ उसमें से डाटा चाहिए होता है, कुछ अपनी मर्ज़ी की जो है वो टपल्स चाहिए होती हैं, अपनी मर्ज़ी की रोज़ चाहिए होती हैं। तो फिर हमारे पास एसक्यूएल में कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू बेसिकली हम वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में हमने देखा था कि सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या करता है कि उसमें हम एक प्रेडिकेट या कंडीशन डिफाइन करते हैं जिसके बेस के ऊपर हम अपनी मर्जी की जो है वो टपल्स या रोज जो है वो सिलेक्ट कर लेते थे। अब मसलन फ़र्ज़ करें, मैं एक सादा सी एग्ज़ाम्पल से शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पे हम अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है वो एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट का एक हमारे पास टेबल है। तो स्टूडेंट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो आज से पहले भी जब से ये यूनिवर्सिटी चली तो जितने भी स्टूडेंट थे उन सब का डाटा पड़ा होगा, नए जो आते जा रहे हैं उनका भी डाटा पड़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। अब मेरा व्यू जो हो वो बेसिकली कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा जो है वो राब्ता होना चाहिए। तो मुझे तो अब अगर स्टूडेंट्स हमारे फ़र्ज़ करें अभी तक कोई 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट्स के, तो मुझे उन 1 मिलियन सारों के साथ तो कोई लेना देना मेरा एज सच नहीं है। बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, मैंने एक कोर्स पढ़ाना है कोई स्पेसिफिक, तो मेरा ताल्लुक स्पेसिफिकली फ़र्ज़ करें मुझे असाइन किया जाता है एक कोर्स जो डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर है और उस कोर्स का नाम है डेटाबेस सिस्टम्स। तो अब मुझे तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देखना है, या मेरा जो व्यू होगा वो सिर्फ उसमें वो स्टूडेंट्स आने चाहिए जो उस पर्टिकुलर कोर्स, जो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर ऑफर हो रहा है, और मतलब डेटाबेस सिस्टम्स है, और जिन स्टूडेंट्स ने उस कोर्स में रजिस्टर किया है मुझे तो सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स चाहिए, उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स के साथ मेरा ऐसा कोई लिंक नहीं है। तो अब ये चीज़ मैं कैसे करूँगा? अब इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, मसलन मैं तमाम स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स देखना चाहता था, उनके नेम्स क्या है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है एंड सो ऑन। तो अब मैं कैसे देखूंगा? अब डेफिनेटली मैं कोई रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि मुझे सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स दिखाओ जिनका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, जिन्होंने जो है वो डेटाबेस सिस्टम्स के कोर्स के लिए रजिस्टर किया है एंड सो ऑन। तो मुझे जस्ट उन्हीं लोगों का डाटा देखना होगा, उसके अलावा बाकी जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। तो डेफिनेटली इसी तरह मतलब आपकी कोई भी और, जैसे हम देखेंगे स्टाफ है, फ़र्ज़ करें कि आपका जो ओनर है, कोई भी एक मैनेजर है, ही इज़ इंटरेस्टेड कि जी मैनेजर्स हमारे जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस के कौन हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है कि जी मैनेजर्स कौन है, तो वो मैनेजर्स का डाटा सारों का देख सकता है। तो उसको सारी ट्रिपल स्टाफ में से नहीं चाहिए, उसको सिर्फ वही चाहिए जिनकी पोजीशन मैनेजर है। मसलन वो ये देखना चाहता है कि जी मुख्तलिफ जो आपके ब्रांचेस के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि जो ब्रांच B003 है उसके अंदर कौन सा स्टाफ काम करता है, तो वो एक कंडीशन लगा सकता है कि मुझे तमाम स्टाफ का डाटा दिखाओ जिनकी ब्रांच B003 है। तो आपको ये सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा दरपेश होनी है कि आपको सारी रोज़ नहीं चाहिए होंगी, बल्कि हर एक यूज़र का जो व्यू है उसके मुताबिक
मतलब जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने कोई उसके रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी और एक जो है उसको सिर्फ वही डाटा दिखाना है जो उससे रेलेवेंट है। तो रो सिलेक्शन जो है वो वेयर क्लास की मदद से अचीव किया जाता है। और जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो पिछली हमने जनरल जो हमने फॉर्म देखी थी रिप्रेजेंटेशन सेलेक्ट स्टेटमेंट की, तो उसमें हमने देखा था कि सिलेक्ट और फ्रॉम जो हैं वो दो मैंडेटरी आपके क्लॉज हैं, बाकी वेयर भी आपका जो है ऑप्शनल है, इसी तरह ग्रुप बाय भी ऑप्शनल है, इसी तरह हैविंग भी ऑप्शनल है और ऑर्डर बाय भी ऑप्शनल है। तो हम जो है इनको बड़ी डिटेल के साथ अभी देखेंगे, लेकिन आप अपने जहन में रखें कि जब भी हम रोज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि जी कौन सी रोज़ हमें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, तो वो हम किसकी मदद से करेंगे, वो हम वेयर क्लॉज की मदद से करेंगे। तो वेयर क्लॉज, वेयर जो है ये एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जो कि आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ होता है या बाकी स्टेटमेंट्स में भी यूज़ होता है। तो वेयर हमेशा, वेयर जहाँ पे भी आएगा तो इट मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड दैट विल बी बेसिकली सिलेक्टिंग और रिट्रीविंग पर्टिकुलर रोज। अब वेयर का क्लॉज जो है, अगर आपको वो अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट के वो जो जनरल सिंटैक्स था हमने देखा था, तो उसमें वेयर के बाद स्पेस के बाद एक कंडीशन भी आपने देखी थी कि कोई भी कंडीशन है जिसकी बेस के ऊपर हम जो है वो रोज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कंडीशन हमें स्पेसिफाई करनी होगी। तो वो कंडीशन हम स्पेसिफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या हो सकती है। मसलन फ़र्ज़ करें आप कहते हो जी कि ऐसी रोज़ जिनमें पोजीशन की फील्ड में मैनेजर आता है। मसलन हम अगर इंटरेस्टेड थे कि मैनेजर्स का डाटा देखना है, तो हम कहेंगे पोजीशन का एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, मैनेजर के। मसलन मैं कहूँ जी ऐसे तमाम लोग जिनका डेजिग्नेशन पोजीशन जो है वो असिस्टेंट है, तो पोजीशन इज इक्वल टू असिस्टेंट कर दूंगा। मैं कहूँ मैं तमाम मेल का डाटा देखना चाह रहा हूँ, तो सेक्स इज इक्वल टू एम कर दूंगा, मेल। मैं तमाम फीमेल का डाटा देखना चाह रहा हूँ, तो सेक्स इज इक्वल टू फीमेल कर दूंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1980s और 1982 के दरमियान है, तो मैं उसके भी देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ जिसकी सैलरी 30,000 है, उसको मैं देख सकता हूँ, या जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 15,000 है। तो कोई भी लॉजिकली जो सेंस जिस भी कंडीशन की बन सकती है वो हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ कंडीशंस, बेसिकली जो सर्च की कंडीशंस हैं वो अवेलेबल हैं इन ISO जो है आपके एसक्यूएल के स्टैंडर्ड के अंदर। तो हम उनको वन बाय वन देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं और उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप कीप इन माइंड के जो आपका वेयर क्लॉज है दैट इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस आपको याद होंगे कि उसमें हम सिलेक्शन यूज़ करते थे और सिलेक्शन में हमारा प्रेडिकेट या कंडीशन डिफाइन करते थे जिसके ऊपर आपकी पर्टिकुलर रोज जो है वो सिलेक्ट होती थी। तो अब आपको कुछ थोड़ी सी रिजेंबलेंस फील हो रही होगी कि रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको वही वाले ऑपरेशन ऑलमोस्ट, अगर आपको उधर समझ आ गए तो इधर उनका सिंटैक्स शायद थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, अदरवाइज जो है कॉन्सेप्ट वही वाला है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वेयर क्लॉज इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। अच्छा, हमने कहा जी कि 5 हमारे पास बेसिक सर्च कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो पहली जो मतलब जब भी आप कंडीशन लगाते हो तो कंडीशन में जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो है कंपैरिजन की, और ये बड़ी कॉमन सी आप देखते हैं कि मैं किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ जी पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है जी, जिसका नेम इक्वल्स टू स्मिथ या XYZ व्हाटएवर। तो आप कोई भी जो कंपैरिजन है एक एक्सप्रेशन का या एक एट्रीब्यूट का किसी दूसरी वैल्यू के साथ या किसी एक्सप्रेशन के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इट बेसिकली कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ वन एक्सप्रेशन टू द वैल्यू ऑफ अनदर एक्सप्रेशन। और ये सबसे जो कॉमन है सर्च कंडीशन जो आप देखेंगे कि वो आपकी यूज़ होती है मोस्टली, मतलब आपकी यही कंपैरिजन यूज़ होती है। उसके बाद आपकी रेंज हो सकती है।
ठीक है। मसलन फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि जी मुझे ऐसे तमाम स्टाफ का डाटा दिखाओ जिनकी सैलरी जो है वो 20,000 और 30,000 के दरमियान है, या मैं कहता हूँ मुझे ऐसे तमाम लोगों का डाटा दिखाओ जिनकी उम्रें 20 और 35 साल के दरमियान है। तो इस किस्म की मैं जब एक रेंज डिफाइन कर देता हूँ और उसके अंदर से मैं कोई वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, तो ये भी एक सर्च कंडीशन हो सकती है, मतलब ये एक पॉसिबल सिनेरियो है। टेस्ट वेदर द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉल्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। तो आप वो रेंज स्पेसिफाई कर देते हो और आप चेक कर सकते हो कि इस रेंज में आता है, कोई जो रो उसको सिलेक्ट कर लो। और आपको याद होगा कि कंडीशन किस लिए होती है कि जो जो टुपल्स या रोज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो हमारे रिजल्ट में, आउटपुट में आएंगी, और जो नहीं उसको सेटिस्फाई करेंगी वो उस रिजल्ट में शामिल नहीं होंगी। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो बेसिकली कंडीशन है इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन। तो जो भी रो उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगी वो रो सिलेक्ट हो जाएगी, जो फॉल्स रिटर्न करेगी वो वाली उसको रो जो है वो आपके रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होगी। तीसरी जो आपकी कंडीशन है सेट मेंबरशिप है। अच्छा, मेंबरशिप के हवाले से ये है कि मसलन अगर आप देखना चाहें कि किसी भी एक्सप्रेशन की जो है वो एक सेट आपको वैल्यूज का दिया हो, उसके अंदर से कोई भी वैल्यू, मसलन आप मल्टीपल दे दें, मसलन आप ये देखना चाहें जी कि जितने भी मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट हैं, उनका डाटा, तो अब आप 3-4 मुख्तलिफ दे रहे हो ऑप्शंस, आप कह रहे हो उनमें से कोई भी एक है तो वो वाली रो सेलेक्ट कर लो। मसलन आप कहते हो जी मुझे तमाम उन लोगों का डाटा दिखाओ जिनकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है या 30,000 है। तो ये मतलब जो है ये कि आप उस सेट मेंबरशिप के थ्रू आप उस सेट के अंदर जो जो चीज़ें डिफाइन करेंगे, तो फिर उस रो की हर वो सेट में से वैल्यू के अगेंस्ट वो मैचिंग अगर होती है कोई भी एक की, तो वो डेफिनेटली फिर वो रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो रो सिलेक्ट नहीं होगी। चौथा जो हमारा सिनेरियो है सर्च कंडीशन का वो है पैटर्न मैच, और पैटर्न मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बहुत कि मसलन फ़र्ज़ करें आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न कभी डाटा में से सर्च करना है। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हो कि कितने जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका नाम स्मिथ है या जिनके नाम जोन्स है, या सपोज आप जिनके नाम AB से स्टार्ट हो रहा है या जिनका पहला लेटर H है वगैरह वगैरह। मतलब आप कोई भी डाटा के अंदर से या कौन सी ऐसी कोई और एड्रेस है जो जिसके अंदर कोई वाशिंगटन आ रहा है या लंदन आ रहा है या कोई और जो सिटी आ रहा है, तो मतलब आप इस किस्म की सिचुएशन जो है वो आपको बहुत दफ़ा दरपेश हो सकती हैं डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के हवाले से, सिलेक्ट करने के हवाले से। तो जो पैटर्न मैच है इट टेस्ट वेदर अ स्ट्रिंग मैचेस अ स्पेसिफाइड पैटर्न, कि किसी एक ख़ास पैटर्न को अगर हम वो सर्च करना चाहें किसी भी एट्रीब्यूट में से, तो वो उसको सर्च करेगा। इसके बाद आखिरी जो हमारी सर्च कंडीशन है दैट इज़ नल। अब कीप इन माइंड हमने नल को पहले भी डिस्कस किया था कि नल इज़ नॉट इक्वलेंट टू ब्लैंक और स्पेस या कोई ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। नल इज़ बेसिकली टेकन एज a value that is unknown या which hasn't been supplied yet। तो मतलब आपने नल को जो जब आपने कोई मसलन फ़र्ज़ करें कोई ऐसी फील्ड है जिसके अंदर नल है और आप चाहते हो कि मैं इस एट्रीब्यूट के वो तमाम रोज़ देखना चाहता हूँ जिस इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जिनकी वैल्यूज़ नल हैं, तो उसके लिए फिर डेफिनेटली हमें ये स्पेशल जो हमारे नल कैरेक्टर है इसको हमें देखना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि टेस्ट वेदर अ कॉलम हैज़ अ नल और अननोन वैल्यू। तो मसलन कोई भी कॉलम नल है किसी रो के लिए उसकी वैल्यू, तो वो हम कैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो हम इस सर्च कंडीशन के थ्रू करेंगे। तो ये अब 5 जो हैं वो बेसिक आपकी जो है वो सर्च कंडीशंस हैं, लेकिन अब हम 1 बाय 1 इनको एग्जांपल्स के साथ करेंगे, तो आई होप कि आपको और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको डियर स्टूडेंट्स एक बात बताता चलूँ कि मतलब ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग से मतलब आपके लेक्चर हैं इस हवाले से कि इसमें आपको बड़ा जो है अच्छा लगेगा कि आप कैसे कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें से अपनी मर्ज़ी का जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन।
तो हमने पहला जो अपना सर्च कंडीशन हमने वो जो डिफाइन की थी वो थी कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर या कॉलम के ऊपर हो सकता है, हम कोई भी मतलब हमारे पास सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हम पहले जो है इसको पहली इस एग्जांपल को देख लेते हैं। अच्छा, एक जो इसमें मैं सिनेरियो या जो स्लाइड्स चल रही हैं एग्जैक्टली वही जो बुक में जैसे एग्जांपल है वही वाला नंबर मैं इधर शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको इसको रेफर करने में आसानी हो, उसी से सारे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा भी फिर हम जो है डेफिनेटली आपको असाइनमेंट और आप खुद से भी प्रैक्टिस करें कुछ और इसके अलावा भी क्यूरीज लिखने की, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से हो जाएगी। जो हमें पूछा गया है क्यूरी ये है कि लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी ग्रेटर देन 10,000। इट मीन्स कि हम सारी रोज नहीं चाह रहे। अब देखें बहुत सारे लोगों की सैलरी मुख्तलिफ किस्म की होगी, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने उसको थोड़ा सा उसके ऊपर चेक लगा दिया कि हमें सिर्फ उस स्टाफ का डाटा दिखाओ जिनकी सैलरी की फील्ड में 10,000 से ग्रेटर है, 10,000 इंक्लूडेड ना हो, मतलब 10,000 से ज़्यादा हो। अच्छा, अब इसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? इट्स वेरी सिंपल। जब भी कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन आ गई, जो कंडीशन आ गई, तो कंडीशन हमेशा वेयर क्लॉज में लगाई जाती है। और ये पहली आपकी टाइप है जो कि हमने 5 डिफरेंट किस्म की सर्च कंडीशंस चेक की थी, और हमने कहा था सर्च कंडीशन कहाँ पे प्लेस की जाती है? हमेशा वेयर क्लॉज के बाद। और वेयर क्लॉज के बाद हमने 5 डिफरेंट किस्म की कंडीशंस जो हैं उनको अभी पिछली स्लाइड में देखा, और अब हम उनकी एग्जांपल्स को जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे ताकि आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब देखें कि हमने क्यूरी कैसे लिखी। अब सिलेक्ट के बाद मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट के बाद जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये है कि जो आप का क्या आउटपुट में शो होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट के बाद वो तमाम एट्रीब्यूट्स आप लिखते हैं कि आप अपनी आउटपुट को कैसे देखना चाह रहे हो, आपको जो रिजल्टेंट टेबल होगा उसमें क्या क्या नजर आना चाहिए। तो सिलेक्ट के बाद वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो आप अपनी आउटपुट में दिखाना चाह रहे हो वो आएंगे। तो हम देखें, हम स्टाफ नंबर दिखा रहे हैं, फर्स्ट नेम दिखा रहे हैं, लास्ट नेम दिखा रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं और सैलरी भी दिखा रहे हैं। तो मतलब बेहतर होता है कि आप किसी एट्रीब्यूट के ऊपर कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो अच्छा होता है कि उस एट्रीब्यूट को शामिल कर लें ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि जो आपका रिजल्ट आया है वाकई वो उस कंडीशन को जो है वो फुलफिल करके आया। मसलन मैं अगर अब सैलरी ना इंक्लूड करना चाहता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन सैलरी इंक्लूड करने से फ़ायदा क्या होगा कि मुझे नज़र आएगा कि जी हर जो एट्रीब्यूट है, जो सैलरी का जो हर वैल्यू है वो अब 10,000 से कम कोई भी नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ सैलरी मतलब जो रोज सेलेक्ट होंगी उनमें सब में सैलरी की जो वैल्यू है वो 10,000 से ज़्यादा होगी। फ्रॉम के बाद स्टाफ हमारा रिलेशन है, टेबल है जिसके अंदर से हम ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। और फिलहाल जैसे मैंने बताया था कि वी एज्यूम के ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये वाले टेबल्स हैं और उन टेबल्स में ये डाटा मौजूद है, और हम ये क्यूरी लिखेंगे तो ये बेसिकली हमें ये जो है वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब उसके बाद जो नया एडिशन है वो है वेयर का। और अगर आपके जहन में पिछला वाला लेक्चर हो तो हमने उसमें डिफ़ाइन किया था कि जो सिलेक्ट और फ्रॉम के बाद जो है वो अगला आपका क्लॉज जो आता है वो वेयर का है, लेकिन ऑप्शनल है, आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। ठीक है, वेयर के बाद आपकी सर्च कंडीशन होती है और सर्च कंडीशन में आप सैलरी ग्रेटर देन 10,000 आपने लिखा। आपने कहा जी मुझे तमाम स्टाफ का डाटा दिखाओ, और डाटा कौन सा दिखाएगा? सिर्फ स्टाफ नंबर दिखाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन और सैलरी, सारे एट्रीब्यूट्स नहीं, सिर्फ ये 5 एट्रीब्यूट्स देखेंगे। ठीक है, आपका जो आउटपुट होगा उसमें 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, और लेकिन वो जो टुपल्स आएंगी वो रोज सेलेक्ट होंगी। वो किस कंडीशन पे होंगी कि कंडीशन ये है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। तो अब हर टुपल को वो 1 बाय 1 जो है इस कंडीशन के ऊपर देखेगा कि सैलरी में जाके पहली टुपल होगी जो भी उस टेबल के अंदर, उसमें सैलरी की फील्ड को कंपेयर करेगा, सैलरी की फील्ड उधर जो भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा कि आया कि वो ग्रेटर देन 10,000 है। तो अब आपको पता है कि मसलन फ़र्ज़ करें मैं आपको ये स्टाफ का टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, स्टाफ के टेबल में आप देखें कि स्टाफ की जो पहली रो है वो है SL21 स्टाफ नंबर की, जॉन वाइट की। उसकी सैलरी की फील्ड में देखें 30,000 पड़ा हुआ है। तो अब ये वाला जो है ये कंपेयर हुआ 30,000 इज ग्रेटर देन 10,000, ट्रू। तो अब ये रो जो है उस
कंडीशन को, उस प्रेडिकेट को वो फुलफिल कर रही है, उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो ये रो जो है रिजल्टेंट टेबल में आएगी। लेकिन इसमें आप देखें कि इसमें आपका जो स्टाफ नंबर SL21, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम वाइट, उसकी जो है पोजीशन, मैनेजर और सैलरी उसकी डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब एट्रीब्यूट तो हम सिर्फ यही देखना चाह रहे हैं, हम ना उसकी सेक्स देखने में इंटरेस्टेड है, ना उसका डेट ऑफ बर्थ, ना उसकी ब्रांच नंबर, तो डाटा सिर्फ यही वाला शो होगा। इसी तरह दूसरी आप टपल को या रो को देखें तो 12,000 है, 12,000 अगेन ग्रेटर देन 10,000, ये भी आपकी शो हो जाएगी। उसमें जो आपकी चौथी टुपल है जिसमें मैरी हाउ आपका जो है असिस्टेंट की पोजीशन पे है, उसकी सैलरी आप देखें तो ये 9,000 है। तो जब ये कंडीशन के साथ कंपेयर होगा 9,000 इज ग्रेटर देन 10,000, तो ये फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये वाली रो इंक्लूडेड नहीं होगी। दिस इज हाउ बेसिकली आपकी जो है ये सारी रोज जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होगी रिस्ट्रिक्शन, और फिर उसके बाद जो है वो उसका जो रेलेवेंट डाटा है वो सिलेक्ट होगा। हमने, अगर आपको याद हो तो हमने सीक्वेंस की बात की थी, तो पहली हमने कहा था सीक्वेंस होता है फ्रॉम, कि जी किस टेबल में से आएगा। तो पहली बात डाटा सिलेक्ट किस में से होगा, या जो आपकी जो है वो किस डेटाबेस ऑब्जेक्ट में से डाटा आएगा, वो आपका स्टाफ है। दूसरी बात हमने कही थी कि जी वेयर है, ठीक है, अगर वेयर मौजूद है तो वेयर अप्लाई होगा। तो वेयर पे उसने देखा जी पहली रो यस, तो उसके बाद सिलेक्ट होता है आखिर में कि जी उनका कौन कौन सा डाटा आएगा, कि जी ये सारी रोज जो फुलफिल हो जाएंगी, फिर उनमें से अपनी मर्जी का हम एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स जो है वो होंगे। तो मतलब ये सीक्वेंस आपको जहन में होना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो कि बेसिकली कोई भी एसक्यूएल कमांड जब लिखी जाती है तो वो किस तरह एग्जीक्यूट होती है। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो ये हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट थी। तो अब आप देखें कि इसमें हमारा रिजल्ट जो है ये आ जाएगा। तो सिर्फ जो हमारे 4 इसमें से रोज जो है वो सिलेक्ट होंगी जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं कि सैलरी की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10,000। और इसमें एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप वेयर 10,000 इज ग्रेटर देन सैलरी, ये जो है आप इसमें आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि इसकी लॉजिकली सेंस भी नहीं बनती। क्योंकि आपका पहला जो है वो आपने एट्रीब्यूट बताना है कि किस एक्सप्रेशन या एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो है आप ये इसको देखना चाह रहे हैं, ये आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। या जैसे हमने कहा था कि मसलन आप फ्रॉम को सिलेक्ट से पहले नहीं लेके जा सकते, या वेयर को सिलेक्ट से पहले या फ्रॉम से पहले नहीं लेके जा सकते। तो जो इनकी पोजीशन है वो जिधर स्पेसिफाई की गई है स्टैंडर्ड के अंदर, आप उधर ही इसको यूज करेंगे। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर जो है आप अपने सर्च कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू के लिए इक्वल का साइन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। जो ISO का स्टैंडर्ड है नॉट इक्वल के लिए, वो ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इकट्ठे आप लिख दें तो ये नॉट इक्वल टू है। लेकिन कुछ जो डायलेक्ट्स हैं एसक्यूएल के, उसके अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, ये जो आपका स्लैश के बाद आपको नजर आ रहा है, इस तरह भी नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब आपको देखना होगा कि आपका जो एसक्यूएल का डायलेक्ट है वो कौन से वाले नॉट इक्वल को सपोर्ट करता है। बाज़ का तो हो सकता है वो दोनों को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करने के लिए एसक्यूएल में जो है कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। इसी तरह लेस देन आप यूज़ कर सकते हैं, लेस देन साइन आपको पता है, लेस देन इक्वल टू जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई कम्प्लेक्स किस्म का प्रेडिकेट जो है वो या कंडीशन लगानी है तो देन यू हैव द फैसिलिटी टू यूज़ दी लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें आपका एंड है, और है और नॉट। और आई होप कि आपको एंड, और नॉट का अच्छी तरह से जो है इसकी क्लियर होगी, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मसलन मैंने आपको बताया था कि एंड अगर फ़र्ज़ करें 2 कंडीशंस हैं, मसलन हम कहते हैं कि हमें मैनेजर्स का डाटा दिखाओ प्लस जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 30,000 हो। तो अब 2 कंडीशंस हैं, और जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होंगी तो अब मतलब ये फिर डेफिनेटली एंड हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं जी या वो मैनेजर हो या उसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो, तो हम और लगा सकते हैं कि कोई एक उनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए। और आपको पता है कि एंड के लिए ज़रूरी है कि दोनों कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। लेकिन और के केस में आपका कोई भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू
हो जाए तो वो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। और नॉट, हमने ऑलरेडी इसको भी डिस्कस किया था कि नॉट जो होता है वो रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसी तरह हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू बेसिकली ऑर्डर ऑफ एवेलुएशन जो है, अगर उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे हर ऑपरेशन का कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि जी पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है वो पहले परफॉर्म होती है, प्लस और फिर माइनस, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इसी तरह से इसमें भी यूज़ होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें हम हमारे उस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही थी और प्लस भी हो रहा था, और हम चाहते हैं कि प्लस पहले और मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो व्हेन वी कैन प्लेस दी एडिशन या जो प्लस है उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रख सकते हैं टू इन्फोर्स कि जी आपका जो पहले प्लस है वो परफॉर्म हो और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो। तो मतलब आप जब कम्प्लेक्स किस्म के एक्सप्रेशन लिखते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, तो फिर वहाँ पे आप ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स प्लस ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं अलोंग विद पैरेंथेसिस। अच्छा, जो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे सर्च कंडीशन के अंदर, तो मतलब देर आर सर्टेन रूल्स कि जी आपकी इवैल्यूएशन उनकी किस बेस पे होगी। तो पहली बात यह है कि एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड लेफ्ट टू राइट, जो बाय डिफ़ॉल्ट है कि लेफ़्ट टू राइट उसकी इवैल्यूएशन होगी। कि मसलन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो लेफ़्ट टू राइट, जो पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो पहले वो होगी, फिर डिवीजन आ रही है राइट साइड पे तो डिवीजन होगी। मतलब अगर उनकी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की हम बात नहीं कर रहे, तो जिसकी प्रेसिडेंस पहले है वो तो उसी तरह होगा, लेकिन लेफ़्ट टू राइट। फिर उसके बाद सब एक्सप्रेशंस इन ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। अगर पैरेंथेसिस हमने यूज़ किए हैं तो जो उसके अंदर चीज़ है वो पहले जो है वो इवैल्यूएट होगी एज कंपेयर टू जो वो नॉन पैरेंथेसिस में। नॉट्स आर इवैल्यूएटेड बिफोर एंड्स एंड ऑर्स। जो आपके नॉट की प्रेसिडेंस है दैट इज हायर देन एंड और आर। के मसलन आपका एक्सप्रेशन है जिसके अंदर नॉट भी यूज़ हुआ, एंड भी यूज हुआ, आर भी यूज हुआ, तो अब एंड और आर बाद में एवेलुएट होंगे, नॉट जो है वो पहले होगा। तो मतलब अब आपको इनसे इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आप उस एक्सप्रेशन को फिर आप शायद कुछ और एवेलुएट कर रहे हो लेकिन एसक्यूएल उसको कुछ और कर रही होगी। तो जो रूल्स हैं आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि जो इसका एवेलुएशन होगी वो किस तरह होगी। इसी तरह एंड्स आर एवेलुएटेड बिफोर आर्स। एंड जो है वो पहले इवैल्यूएट होता है, आर की प्रेसिडेंस लो है। द यूज ऑफ पैरेंथेसिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू रिमूव एनी पॉसिबल एम्बिग्विटीज। और अगर आपको लगता है कि यार आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सा किसकी प्रेसिडेंस हाई है, मसलन बाज़ औक़ात आपको कुछ कन्फ्यूजन है, आपको क्लियर नहीं है कि अच्छा जी एंड पहले इवैल्यूएट होगा या आर होगा, तो आप जिसको पहले परफॉर्म कराना चाह रहे हो आप उसको पैरेंथेसिस में रख दो। तो इट वुड इंश्योर कि जी आपका वो वाला ऑपरेशन जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो पहले हो जाएगा, बेशक उसकी वैसे प्रेसिडेंस जो है वो लो भी है तब भी। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, अब कंपाउंड या कम्प्लेक्स किस्म की अगर हमने कोई कंपैरिजन करना हो तो हम एक एग्जांपल फर्ज करेंगे, लिस्ट एड्रेसेस ऑफ ऑल ब्रांच ऑफिसेज इन लंदन और ग्लासगो। अब पहली बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्यूरी को देखेंगे तो बड़ा क्रिटिकली उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या हमसे पूछा गया है। पहली बात, लिस्ट एड्रेसेस ऑफ ऑल ब्रांच ऑफिसेज मींस के उनका तमाम डिटेल्स आपने दिखानी है। और हमें पता है ब्रांच ऑफिसेज की बात कर रहे हैं तो इट मींस कौन सा रिलेशन की बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं, ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो ब्रांच के अंदर से सारी डिटेल्स आपने देखनी है। और कंडीशन क्या है कि सिर्फ वो वाली टपल्स या रोज दिखानी है जिनका जो है सिटी है वो लंदन या ग्लासगो है, इसके अलावा हमने कोई नहीं हमें चाहिए। ठीक है, तो अब पहली बात है कि अब कंडीशन एक नहीं है, दो हैं। और आप अगर देखें तो इस क्यूरी के अंदर ही उसने हमें बता दिया कि या लंदन हो और ग्लासगो हो। तो मतलब हमें ये भी पता चल गया कि हमने लगानी तो कंपाउंड कंडीशन है, एक दो कंडीशंस लगानी है, लेकिन उनके दरमियान जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कौन सा लगाना है। और मसलन अगर हम फिक्स कर देते कि ऐसी ब्रांचेस दिखाओ या ब्रांच ऑफिसेज दिखाओ जो या लंदन में और जो है जिनका मे बी जो है
स्पेसिफिक कोई और कंडीशन लगा देते कि दोनों कंडीशंस वो होनी चाहिए, लेकिन इस सिनेरियो में तो कभी भी दोनों, मतलब एक कोई ब्रांच है वो डेफिनेटली या एक सिटी में होगी या दूसरे में होगी, तो इसमें तो ये नहीं पॉसिबल। या मसलन स्टाफ के वाले से अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से, मसलन एंड के हवाले से कि मसलन हम कहेंगे लिस्ट ऑल द मैनेजर्स हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 15,000, तो अब ये मस्ट हो गया कि पहली बात है उसको मैनेजर भी होना चाहिए, प्लस दूसरी बात है उसकी सैलरी, तो मतलब ये एंड आएगा। तो ये आपने थोड़ा सा, मतलब आपको ये क्रिटिकली जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसमें देखें कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ब्रांच, क्योंकि अब ये जो डाटा हमसे मांगा जा रहा है ये ब्रांच के रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, वेयर सिटी इक्वल्स टू लंडन। अब ये देखें वो लिटरल की जो हमने बात की थी वो यहाँ पे आ गया कि लिटरल क्या होता है कि जो डाटा है आपका, और लंदन हमने कहा था जी, मतलब डाटा जो है वो उसी अपर केस में है तो अपर केस में लिखना है, सिंटैक्स मतलब एग्जैक्टली वो मैचिंग होना चाहिए, अदरवाइज। लेकिन कुछ DBMS में आप देखेंगे कि इस चीज़ को भी इग्नोर किया गया है कि मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी अपर या लोअर केस में लिख दें, वो उसको मैच कर लेता है। लेकिन नॉर्मली ISO का जो SQL स्टैंडर्ड है दैट रिक्वायर्स कि जी आपका जो डाटा है वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखा जाए, अदरवाइज वो आपको रिटर्न नहीं होगा। तो आप देखेंगे सिटी इक्वल्स टू लंदन और सिटी इक्वल्स टू ग्लासगो, तो इट्स वेरी सिंपल कि अब हमें सिर्फ वही, और देखें हमने ऊपर सेलेक्ट स्टैरिक किया, स्टैरिक से मुराद कि हम तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो देखना चाह रहे हैं। तो अब जो है आपके तमाम एट्रीब्यूट्स ब्रांच रिलेशन के टेबल के शो होंगे, लेकिन जो है जिनके रोज़ वही वाली आएंगी जिनके सिटी जो है वो ब्रांच ऑफिस का वो लंदन या ग्लासगो है। तो अगर मैं आपको रिलेशन दिखाऊं अगर, तो आप देखेंगे कि ब्रांच के टेबल में हमारे पास 5 रोज़ पड़ी हुई हैं और उनमें सिटी जो है वो 2 लंदन है और 1 ग्लासगो है। एक B005 लंदन में है, B003 ग्लासगो में है और B002 भी लंदन में है। तो इट मींस कि यही 3 टुपल जो हैं वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो डेफिनेटली जब R है तो इट मींस कोई भी टुपल जो है वो एट अ टाइम किसी एक कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगी, दोनों को नहीं करेगी। तो आप अगर इसका रिजल्ट देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपकी ये 3 रोज़ जो है वो इस रिज़ल्ट में शो होंगी और सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो B005, B003 और B002 जो है वो आपका जो है इसका रिज़ल्ट आएगा। अब जो दूसरी हमारी सर्च कंडीशन है वो रेंज के हवाले से हमने कहा था जी कि मसलन आपको रेंज दी हुई है कि आपकी यहाँ से यहाँ तक उसकी रेंज है। तो अब सपोज अगर आपसे कहा जाता है लिस्ट ऑल द स्टाफ विद अ सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000, तो रेंज में आपके कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, एक बिटवीन का है और एक नॉट बिटवीन का है। तो बिटवीन और नॉट बिटवीन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। बिटवीन में हम जो रेंज दे देते हैं फिर वो उसी रेंज के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको भी इंक्लूड करता है। तो मसलन अगर हम 20,000 और 30,000 कह रहे हैं तो इट मीन जिनकी सैलरी 20,000 है वो भी इंक्लूडेड होंगे और जिनकी 30,000 है वो भी इंक्लूडेड होंगे। और नॉट बिटवीन इसका रिवर्स है, हम अगर कहें जी कि ऐसे तमाम लोग जिनकी सैलरी 20 और 30 के अंदर नहीं आती तो वो हम नॉट बिटवीन यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम पहले बिटवीन के लिए निकालें तो इसकी क्यूरी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी। ये अगेन अब प्रोजेक्शन है कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स दिखाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ यही एट्रीब्यूट्स दिखा रहे हैं। फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी, अब पहली बात कि कंडीशन किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगनी है, वो सैलरी के बेस के ऊपर लगनी है क्योंकि हमने सैलरी की रेंज लेनी है। तो इसलिए सैलरी, और जो आगे की वर्ड है या रिजर्व वर्ड है वो है बिटवीन का, और फिर आपकी स्टार्टिंग रेंज है या लोएस्ट रेंज है वो है 20,000। एंड, और फिर एंड का भी कीवर्ड है वही वाला है, बिटवीन और एंड। और उसके बाद जो है वो आपकी जो मैक्सिमम आपकी रेंज है या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप स्पेसिफाई करते हैं 30,000। और कीप इन माइंड कि 20,000 वाले लोग भी शामिल होंगे और 30,000 वाले लोग भी शामिल होंगे अगर कोई हैं तो मतलब जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो आपके रेंज के वो इंक्लूडेड होते हैं रिजल्ट के अंदर। तो अगर आप देखें इसका रिजल्ट तो इसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी सैलरी या 20,000 है या 30,000 है या इनके दरमियान है, इनसे कम
20,000 से कम वाला कोई नहीं आएगा और 30,000 से ज़्यादा वाला भी कोई नहीं आएगा। तो इसका रिजल्ट देखें तो इसमें सिर्फ हमारे पास 2 रोज़ जो है वो सेलेक्ट हुई हैं, जिनमें SL21 और SG5 है, जिनकी जो सैलरी है वो 30,000 और 24,000 रिस्पेक्टिवली है। और अब चूंकि यही 2 सैलरीज हैं जो इस रेंज के अंदर आ रही हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसी सैलरी नहीं थी, वो सारी या तो 20,000 से कम है, और अगर कोई मे बी आई डोंट थिंक सो कि कोई जो है वो 30,000 से ज़्यादा शायद नहीं है, लेकिन अगर हम टेबल को देखेंगे तो उसमें हमें नज़र आ जाएगा। नॉट बिटवीन जो है जैसे मैंने बताया उसका रिवर्स है, उसका अपोजिट है बिटवीन का। तो जब मैं नॉट बिटवीन कहता हूँ तो इट मीन्स के जी वो उसका रिवर्स हो जाएगा। मसलन हम लगा देते कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी नॉट बिटवीन 20,000 एंड 30,000। तो इट मीन्स के जी ऐसे तमाम लोग जिनकी सैलरी 20,000 और 30,000 इंक्लूडिंग 20 और 30 के अंदर नहीं आती, उसके अलावा जो आती है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि मतलब 20,000 से या कम है या फिर 30,000 से ज़्यादा है। तो ऐसी दोनों किस्म की सैलरी जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ऐसे तमाम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जो है एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि ये जो बिटवीन है ये कोई बहुत ज़्यादा एडिशंस जो है वो एसक्यूएल की पावर में नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इसी स्टेटमेंट को हम बग़ैर जो है वो बिटवीन के लिख सकते थे कि मसलन अगर वही हमें क्यूरी दी गई होती जो हमने बिटवीन के मदद से लिखी है, वही क्यूरी हम कंपैरिजन ऑपरेटर के यूज़ करते हुए भी लिख सकते थे कि सेम क्यूरी आप सिलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 30,000। तो मतलब ये भी वही रिजल्ट शो करेगा जो उस बिटवीन के थ्रू आया था। तो मतलब बिटवीन एज सच देखा जाए तो ये उसी की कोई वेरिएशन है, आपने कीवर्ड्स जो है वो ऐड कर दिया, ऑल मतलब इसी चीज़ को आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि इट्स यूजफुल एंड सिंपल फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ के, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना निस्बतन आसान है एज कम्पेयर टू कि आप ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करें, उसके मुकाबले में ये थोड़ी सिंपल है बिटवीन और एंड। उसके बाद हमारे पास सेट मेंबरशिप है कि हमने कहा था जी हम देखेंगे कि एक सेट वैल्यूज़ का हम दे देंगे और कोई भी जो एट्रीब्यूट उसको टेस्ट करेंगे उसकी वैल्यूज़ को कि उस सेट में से कोई भी उसकी वैल्यू है तो मसलन वो उसमें से आ जाए। मसलन फ़र्ज़ करें कि वी आर इंटरेस्टेड कि जी हम तमाम उन लोगों के डाटा को देखना चाहते हैं जो या मैनेजर हैं या सुपरवाइज़र हैं, तो हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, या इसका जो रिवर्स है वो नॉट इन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमसे कहा जाए कि लिस्ट ऑल द मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, कि जी हमें मैनेजर्स प्लस सुपरवाइजर्स दोनों दिखाओ, ठीक है। तो वो हम जो है इस इन की मदद से देख सकते हैं। ये हमारे सेट मेंबरशिप का सर्च कंडीशन है इसमें। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो एट्रीब्यूट है आपने वही वाला लिखना है, कॉलम वही वाला लिखना है जिसकी वैल्यूज़ के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मसलन आप मैनेजर और सुपरवाइज़र के ऊपर चेक लगा रहे हैं तो इट मींस मैनेजर और सुपरवाइज़र किस एट्रीब्यूट में आते हैं, कॉलम में आते हैं, वो आपके पोजीशन के कॉलम में आते हैं। तो मतलब ये आपकी एक लॉजिकल सी मतलब बात है, लेकिन आपको ये अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो तो जो आप वैल्यू दे रहे हो वो आपने देखना है कि वो किस एट्रीब्यूट से बिलोंग करती है, वही वाला एट्रीब्यूट फिर आपने सर्च कंडीशन में यूज़ करना है। ये ना हो कि आप सर्च कंडीशन में नेम यूज़ कर रहे हो और इनके अंदर फिर आगे मैनेजर और जो सेट है वैल्यूज़ का वो मैनेजर और सुपरवाइज़र दे रहे हो। तो मतलब इट डजंट मेक सेंस कि आप ये कह रहे हो कि नेम को कंपेयर करो मैनेजर और सुपरवाइज़र से, तो नेम तो मैनेजर और सुपरवाइज़र नहीं होगा। तो अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट जो भी आपके एट्रीब्यूट्स आ गए फ्रॉम स्टाफ जिस टेबल में से, वेयर पोजीशन हमारा वो एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर जिसकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे वन बाय वन, इन और इन को हमने पैरेंथेसिस में वो सारे हमने सेट दे देना है जिनके ऊपर हम जो है वो कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो आप जितनी भी स्टाफ के टेबल के अंदर टुपल्स हैं वो पोजीशन की फील्ड पहले लेगा हर एक की, और उस पोजीशन को कंपेयर करेगा इस इन के अंदर जो पैरेंथेसिस में मौजूद है। अगर किसी एक से भी कंपेयर हो जाता है तो इट मीन्स कि वो
ट्रू रिटर्न करेगा तो दैट रो विल बी इंक्लूडेड, और उसके बाद तमाम जब रोज आ जाएंगी तो उनमें से फिर वो प्रोजेक्शन अप्लाई करेगा कि कौन कौन सी उसमें से चीज़ें शो करनी है और कौन सी शो नहीं करनी। तो इसका रिजल्ट देखें तो हमें बड़ा ऑब्वियस इसका रिजल्ट है कि ऐसा तमाम स्टाफ आएगा जिसका पोजीशन में या तो मैनेजर आता है या फिर सुपरवाइजर आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 हमारी रोज जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आप प्लीज़ अपने सामने जो है वो उस टेबल को रखें ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी रोज आप खुद से पहले एनालाइज किया करें बिफोर लुकिंग एट द रिजल्ट, कि आपको खुद से अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी हमारी रोज सिलेक्ट होंगी। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये 3 रोज और इनकी पोजीशन फील्ड को ज़रा गौर से देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा या पोजीशन मैनेजर है या फिर सुपरवाइज़र है, इसके अलावा कोई भी रो आपकी सिलेक्ट नहीं हुई। अच्छा, जो इसका रिवर्स है वो नॉट इन है। तो जब मैं यहाँ पे पोजीशन नॉट इन कर देता और मैनेजर और सुपरवाइजर कर देता तो इट मींस कि मैनेजर और सुपरवाइजर के अलावा जितनी भी पोजीशंस है वो सारे लोग आ जाते। तो मतलब ये इसका रिवर्स है, तो ये इसकी नेगेशन है, कोई इसका नेगेटेड वर्जन है, इसमें कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। तो इन जो है इट अगेन इट डजंट ऐड जो है टू द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एसक्यूएल। क्यों? क्योंकि इसी इनको जो इनके थ्रू हमने काम किया है वो हम और लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे हम कहते जी हमें उन तमाम लोगों का डाटा दिखाओ जो मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं, तो हम इसी क्यूरी को जो हमने पीछे इनकी मदद से लिखी उसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिलेक्ट ऑल थिंग्स वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर और पोजीशन इज इक्वल टू सुपरवाइजर। तो ये क्यूरी भी वही रिजल्ट डिस्प्ले करेगी जो हमारा इनके थ्रू आया था। लेकिन कीप इन माइंड कि जी फर्ज करो कि आपकी ये जो सेट है ये बढ़ता जाता है, तो आपका सेट जो है जब बढ़ता जाता है तो फिर ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा इजी होगा कि आप बजाय जो है और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करें आप इन यूज़ करें। तो मतलब जब आपका सेट बड़ा हो तो फिर इन जो है वो ज़्यादा ज़रा एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छा आपका एक सिंपलेस्ट वे होगा, बेहतर तरीका होगा उसको रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद हम पैटर्न मैच सर्च कंडीशन की बात करेंगे। पैटर्न मैच में जैसे मैंने आपको बताया था कि जी कोई स्पेसिफिक पैटर्न आप देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सा पैटर्न है, उस डाटा के अंदर से सर्च करना चाह रहे हैं, और इसके लिए जो कीवर्ड्स हैं वो लाइक और इसका अपोजिट वर्जन जो है वो नॉट लाइक है। तो हम पहले लाइक को चेक कर लेते हैं कि जी फर्ज करें वी आर इंटरेस्टेड कि जी फाइंड ऑल द ओनर्स विद द स्ट्रिंग ग्लासको इन देयर एड्रेसेस, कि हम ओनर्स की डिटेल्स ले रहे हैं लेकिन सिर्फ उन ओनर्स की जिनका अपना एड्रेस जो है वो उनके एड्रेस की फील्ड के अंदर ग्लासको आ रहा है कहीं पे। ठीक है, तो हम सिलेक्ट और सिलेक्ट के बाद मैं बार बार आपको अब ये चूँकि रिपीट कर चुका हूँ, अब मैं इन चीज़ों को मज़ीद रिपीट नहीं करूँगा। सिलेक्ट के बाद वो तमाम चीज़ें वो एट्रीब्यूट्स आते हैं जो आप अपने आउटपुट में दिखाना चाह रहे हैं। तो जो भी आप उस में से दिखाना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम प्राइवेट ओनर हमारा टेबल है प्राइवेट ओनर, वेयर एड्रेस। अब एक बात बार बार ये भी मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपने सर्च कंडीशन में वो एट्रीब्यूट लिखना है जिसकी वैल्यूज को आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो एड्रेस है, लाइक अगेन रिजर्व वर्ड है, और हमने देखा कि हमने अगेन ये लिटरल है तो हमने क्या किया, सिंगल कोट्स यूज किए और परसेंट ग्लासको फिर परसेंट यूज़ किया। और इस परसेंट का कुछ खास मकसद है, मैं आपको अभी बताता हूं कि ये बेसिकली किस मकसद के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब किसी भी ओनर के अगर एड्रेस के अंदर ग्लासको आ रहा है कहीं पे भी, तो वो फिर उसको जो है वो ग्लासको वाली वो रोज जो है वो रिटर्न हो जाएंगी, बाकी रिटर्न नहीं होंगी। अब इसमें आप देखें तो आप देखें कि उसका एड्रेस कंप्लीट, चूंकि एक ही उसको हमने दिया था तो उसके अंदर ग्लासको जो है वो मिडल में आ रहा है तीनों इन रोज के हवाले से। तो अगर कोई और ओनर्स भी मौजूद है और उनमें ग्लासको नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब जो पैटर्न मैचिंग होती है इसमें 2 कैरेक्टर्स जो है वो ये सिंबल्स जो है वो उनका इस्तेमाल हो रहा है, एक परसेंट है और एक अंडरस्कोर है जो ISO का मतलब एसक्यूएल स्टैंडर्ड है उसके अंदर। तो जो परसेंट है, परसेंट का मुराद ये होती है कि ये एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इट माइट बी 0, इट माइट बी 1, इट माइट बी 2 और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपने देखा कि पिछली क्यूरी में हमने लिखा परसेंट और फिर ग्लासको लिखा, तो ग्लासको से पहले परसेंट लिखने का मुराद हमारी ये थी कि
जो ग्लास्को से पहले कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है बहुत सारे कैरेक्टर्स हों। तो मतलब हमें जब ये नहीं पता कि ग्लास्को से पहले कितने, मतलब उसके स्ट्रीट की कोई डिटेल्स हैं या कोई और हाउस नंबर है, तो हमें नहीं पता, तो हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंट का इस्तेमाल कर दिया। जबकि जो अंडरस्कोर होता है दैट रिप्रेजेंट्स ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। तो मसलन अगर मैं लिख देता हूं अंडरस्कोर और ग्लास्को लिखता, तो इट मींस ग्लास्को से पहले कोई एक कैरेक्टर होता, ठीक है। तो ये एक मैं आपको फिर दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूं। तो इन दो का पैटर्न मैचिंग के अंदर काफी क्रिटिकल रोल है। अब एड्रेस लाइक H% अगर हम लिखते हैं तो इट मींस कि जो पहला आपका कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर या उस फील्ड के अंदर, वो हमेशा क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। और आगे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, आगे 2 भी हो सकते हैं, आगे 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। परसेंट रिप्रेजेंट्स 0 और मोर कैरेक्टर्स, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन फर्ज करें अगर मैं कहता हूं लाइक H अंडरस्कोर 3 दफा, तो इट मींस एक हमें चीज क्लियर होगी कि आपकी जो स्ट्रिंग है दैट शुड कंटेन एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो पहला कैरेक्टर है वो H है, बाकी 3 जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, हमें इससे लेना देना कोई नहीं है। तो जब हमने परसेंट ग्लास्को परसेंट लिखा तो हमने ये इंडिकेशन दी कि जो ग्लास्को से पहले भी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं और ग्लास्को के बाद भी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मतलब इसीलिए हमें कंफर्म नहीं था कि ग्लास्को के आगे पीछे कितने कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ये अंदाजा था कि उसके पहले भी कुछ कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद में भी हैं, तो इसलिए हमने उसको, तो मतलब आपने फिर अब जिस किस्म की आपकी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आप उस सर्च कंडीशन के अंदर या इस परसेंट का यूज करेंगे या फिर आप अंडरस्कोर का यूज करेंगे। अच्छा, बाज़ वक़्त ये भी हो सकता है कि मसलन फ़र्ज़ करें आपकी स्ट्रिंग के अंदर परसेंट मौजूद था, तो अब क्या होगा, अब कैसे आपकी जो परसेंट है ये तो एक तरह से रिजर्व था कि जी इसका तो कुछ खास मीनिंग था, मतलब जो DBMS है वो उसको कुछ खास ले रहा था कि जी परसेंट से मुराद तो ये है कि आपका परसेंट जो है वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 या एनी नंबर ऑफ। लेकिन फ़र्ज़ करें हमारा डाटा में कुछ 15% या 20% इस किस्म का सिनेरियो था, तो अगर अब ये सिचुएशन आ जाए जहाँ पे ये आपके स्पेशल कैरेक्टर जो है ख़ुद एज अ डाटा आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्केप कैरेक्टर मसलन वही है कि अगर फ़र्ज़ करें हमने अपने डाटा में से 15% निकालना होता और इसको मैच करना होता, तो हम 15 उसके बाद हैश का साइन, और हैश का साइन अब हम रिप्लेस कर रहे हैं इस परसेंट को हैश के साइन से, ताकि हम अपने DBMS को बता सकें कि ये जो हैश है ये आम नहीं है, ये उसके तौर पे यूज़ हो रहा है, बेसिकली जो है एस्केप कैरेक्टर के तौर पे। और उसके बाद परसेंट और आगे एस्केप का कीवर्ड, और उसमें हम वो कैरेक्टर वही जो हमने एज आ उसको यूज़ किया है, तो वहाँ पे हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशंस डेफिनेटली बहुत रेयर होगा कि इस किस्म की सिचुएशन आएगी। तो कुछ DBMS जो है उसमें मसलन ये परसेंट और हैश की जगह पे जो है स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क भी, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसमें ये यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो परसेंट और अंडरस्कोर का ही इस्तेमाल आप देखेंगे। अब जो लास्ट हमारी सर्च कंडीशन थी वो नल की थी। तो नल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नल इज़ बेसिकली यूज्ड के जी हमने जब कोई ऐसी एट्रीब्यूट जिसमें वो वैल्यू अभी सप्लाई नहीं हुई उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, तो वो हम अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए कीवर्ड जो है वो इज़ नल है और इज़ नॉट नल है। तो सपोज वी आर आस्क्ड कि जी लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल व्यूइंग्स ऑन प्रॉपर्टी PG4 वेयर अ कमेंट हैज़ नॉट बीन सप्लाइड, कि जी मुझे पहली बात कि प्रॉपर्टी PG4 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल व्यूइंग्स, तो इट मींस कि व्यूइंग का रिलेशन है हमारा, ठीक है, ऑन प्रॉपर्टी PG4 वेयर प्रॉपर्टी नंबर इज इक्वल टू PG4 आ गया, एंड वेयर अ कमेंट हैज़ नॉट बीन सप्लाइड, के जहाँ पे किसी ने कोई कमेंट नहीं दिया, मींस के कमेंट की वैल्यू नल है। तो हम इस सिचुएशन में हम कैसे क्यूरी लिखेंगे, इट्स वेरी सिंपल, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर व्यू डेट फ्रॉम व्यूइंग वेयर प्रॉपर्टी नंबर इज इक्वल टू PG4। दोनों कंडीशन थी कि पहली बात हमें सिर्फ प्रॉपर्टी PG4 के बारे में चाहिए और दूसरी बात कि जिसका कमेंट नल हो, एंड कमेंट इज
नल। तो मतलब इस नल जो है ये कीवर्ड्स हैं, ये फिक्स्ड वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, और इसका जो नेगेशन है, नेगेटिव वर्जन है, वो इज़ नॉट नल है। तो मतलब ऐसी फील्ड्स आपने देखनी हो जो नल नहीं है तो आप इज़ नॉट नल यूज़ कर लें, अगर नल वाली देखनी है तो आप इज़ नल आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि सिर्फ एक ऐसी फील्ड है जिसका जो है वो प्रॉपर्टी PG4 की व्यूइंग के अंदर से जिसका जो है कमेंट जो है वो नल है। ठीक है, आप व्यूइंग के टेबल को देख लें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा है टॉपिक वो है कि हमने अगर आपको याद हो तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन की जब रिलेशनल मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें कहा था कि हमारी जो रोज़ होती हैं उनके कोई ख़ास सिग्निफिकेंस या ऑर्डर नहीं होता, लेकिन जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में हम रोज़ का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर डिफ़ाइन कर सकते हैं, बल्कि इवन कुछ जो DBMS है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रोज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो जब भी कोई आपकी मतलब क्यूरी आप एग्जीक्यूट करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है, मतलब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, लेकिन कुछ DBMS जो हैं वो आपके ऑर्डरिंग करते हैं और डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग जो होती है वो आपकी प्राइमरी की के ऊपर होती है कि प्राइमरी की का वो जो ऑर्डर है उसको वो जो है उसके मुताबिक उसको सॉर्ट करता है। अब जो एसक्यूएल के अंदर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज़ कर सकते हैं और ऑर्डर बाय की मदद से आप अपनी मर्जी के मुताबिक उस रिजल्ट को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखा सकते हैं। अब सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग मसलन फ़र्ज़ करें, देखें कि अगर नेम्स हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूं जी कि जो ए वाले नाम ए से शुरू हो रहे हैं वो पहले नज़र आए, बी से शुरू हो रहे हैं वो बाद में नज़र आए, एंड सो ऑन जेड, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, सॉर्ट कर देंगे हम उस डाटा को। और फर्ज करें हम चाहते हैं नहीं जेड वाले पहले नजर आए फिर वाई और एंड सो ऑन एक्स एंड सो ऑन आखिर में ए, तो हम उसी नेम को डिसेंडिंग पे कर देंगे। हम सैलरी की फील्ड है, सैलरी देखें जिसकी सबसे कम है फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा की पहले, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, तो ये उसका डिसेंडिंग हो जाएगा। तो मतलब डिपेंड करेगा कि आप किसी भी एट्रीब्यूट को, कोई जो हमारा रिलेशन है, टेबल है, उसके रिजल्ट को किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर जो है आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और ऑर्डर बाय क्लास जो है दैट विल हेल्प अस इन सच सिचुएशंस के जी वो हमें सॉर्टिंग में मदद करेगा। सॉर्टिंग अब दो तरह से पॉसिबल है। असेंडिंग हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कम से शुरू और ज़्यादा की तरफ अल्फ़ाबेटिकली बात करें तो ए पहले आएगा, बी बाद में। और डिसेंडिंग क्या है? रिवर्स उसका, कि जेड पहले आएगा और नंबर्स हैं तो वो नंबर सबसे बड़ा पहले आएगा। अब जो ऑर्डरिंग है या सॉर्टिंग है वो सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर भी हो सकती है और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी हो सकती है। तो हम देखेंगे इन दोनों की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि हमारी सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर करेंगे तो फिर सिर्फ उसी एट्रीब्यूट के ऊपर आपका ऑर्डर आएगा, बाकी रोज़ जो है वो उसी के स्पेसिफिक आएंगी, और जो है जो आपके मल्टीपल करेंगे तो उसमें किस तरह होगा। अब कीप इन माइंड कि जी ऑर्डर बाय क्लास मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट क्लास ऑफ दी सिलेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको बताई थी ये बात कि सिलेक्ट का जो जनरल फॉर्म हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि जो ऑर्डर बाय है वो सबसे आखिर में आ रहा है, और प्रोसेसिंग में भी हमने देखा था कि जो ऑर्डर बाय क्लास है वो सबसे आखिर में जो है प्रोसेस किया जाएगा। सारे रिजल्ट पहले जब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उसके बाद उसके ऊपर फिर ऑर्डर, मतलब रोज सारी सिलेक्ट हो गई, उसके बाद उन्होंने फिर उसके ऊपर जो ऑर्डर हमने स्पेसिफाई किया होगा उसके मुताबिक जो है उसको वो ऑर्डर करेगा। अच्छा, सिंगल कॉलम ऑर्डरिंग की हम पहले एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे जी अगर वी आर आस्क्ड कि जी लिस्ट सैलरीज फॉर ऑल स्टाफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, कि जी हम पहली बात है कि हमें सारे लोगों की सैलरी, मतलब सैलरी समेत रिकॉर्ड दिखाओ, लेकिन जो है रिकॉर्ड का जो ऑर्डर होना चाहिए वो किस बेस में होना चाहिए कि सैलरी के फील्ड के ऊपर हो और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सैलरी। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद कि जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है पहले वो नज़र आए, उसके बाद जिसकी कम है उससे, उसके बाद उससे कम, एंड सो ऑन। तो अगर आप पहले मैं आपको टेबल दिखा लूँ, उसमें मुख्तलिफ, मतलब टेबल खैर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें मुख्तलिफ वो हवाले से रोज़ पड़ी हुई थी। तो अब अगर हम ये वाली सिचुएशन लगाते हैं कि हमें सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए अगर वो रिज़ल्ट, और हम चार चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम स्टाफ, और
अब आप देखें वेयर का क्लास ऑप्शनल है, हमने नहीं लगाया, हमें इधर चाहिए ही नहीं। अब ऑर्डर बाय जो है अगर वेयर नहीं है तो फिर इधर आएगा ऑर्डर बाय, अगर वेयर होता तो वेयर पहले आता और ऑर्डर बाय उसके बाद आता, और इवन अगर ग्रुप बाय होता तो ग्रुप बाय जो है वो भी ऑर्डर बाय से पहले होता। हमेशा ये जो आखिरी स्टेटमेंट होती है, आखिरी क्लास जो होता है सॉरी, वो आपका ऑर्डर बाय होता है। और ऑर्डर बाय में हम स्पेसिफाई कर दिया हमने कॉलम सैलरी, और सैलरी के बाद हमने दो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था, ASC असेंडिंग के लिए होता है, और असेंडिंग आप ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है कि मसलन आप इधर कुछ भी नहीं लिखते, आप ऑर्डर बाय सैलरी करते हो तो वो असेंडिंग में बाय डिफॉल्ट करेगा, लेकिन आप ASC सैलरी के बाद लिखते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग होता है। और अगर आपने डिसेंडिंग करना है तो सैलरी के बाद DESC आपने लिख दिया, इट मीन्स कि आपने सैलरी का जितने जो एट्रीब्यूट है उसके डिसेंडिंग के ऊपर आपने जो है वो इन रोज को सॉर्ट करना है जो आउटपुट है आपकी। तो अगर आपको इसका मैं रिजल्ट दिखाऊं तो आप रिजल्ट देख के सैलरी के ज़रा फील्ड को गौर से देखें तो सबसे पहले 30,000 आ रहा है, 24,000, 18,000, 12,000 और 9,000 की उसके बाद दोनों रोज आ रही हैं। तो अब इसमें जो है अब आपकी जो फील्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर आ गई हैं। इसी तरह हम मल्टीपल जो है वो कॉलम के ऊपर भी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक सैलरी के ऊपर किया था, ठीक है, लेकिन अभी हमने मतलब एक ही सॉर्ट की यूज़ की, अब हम जो है वो मल्टीपल सॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल जब सॉर्ट की जो पहला आपका होता है लेफ्ट साइड पे, जो पहली आपके सॉर्टिंग वाली एट्रीब्यूट होता है वो आपकी मेजर सॉर्ट की कहलाती है, और जो बाद में होती है उनको माइनर सॉर्ट की कहा जाता है। तो कीप इन माइंड कि जी जो आपका पहली वो सॉर्टिंग होती है वो आपकी मेजर की के ऊपर होती है। तो प्रोड्यूस एन एब्रीवेटेड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी टाइप। तो मसलन हम अगर हमसे कहा जा रहा है कि अभी मैं ये एग्जांपल जो है ये आपको सिर्फ एक के ऊपर ही दिखा रहा हूँ, तो अभी भी स्टिल हमने सिर्फ एक सॉर्ट की यूज़ की है। तो ऑर्डर बाय हम किसके ऊपर कर रहे हैं? टाइप के ऊपर। अब टाइप देखें, टाइप के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लैट है या हाउस है। तो मतलब आपका जो तमाम रिजल्ट आएगा वो हाउस है, तो इट मींस H जो है H से स्टार्ट हो रहा है, और जो फ्लैट है वो F से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में बात की जाए तो F पहले आता है फिर H आएगा, तो इट मींस F की रोज पहले आएंगी और उसके बाद H की आएंगी। तो मतलब फ्लैट पहले आएंगे और हाउस जो है वो बाद में आएंगे। तो आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले तमाम जो 4 रोज हैं वो फ्लैट से रेलेवेंट आई हैं, और फिर उसके बाद 2 हाउस आए हैं। तो अब चूंकि हमने किस पे ऑर्डर बाय किया था? टाइप के ऊपर किया था, और मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट क्या होता है? असेंडिंग होता है। तो अगर हम इसको डिसेंडिंग करते तो हाउस पहले आ जाता और फिर फ्लैट आ जाते। लेकिन अब इसमें आप एक खास बात देखें कि अब ये चारों फ्लैट्स हैं, लेकिन इसमें भी हम अगर फ़र्ज़ करें कि मज़ीद कोई इसमें ऑर्डरिंग चाहते हैं तो हम माइनर सॉर्टिंग की यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम ये भी कहें जी कि सिर्फ एक तो टाइप पे उसको सॉर्ट करो, फिर उसके रेंट के ऊपर जो है भी सॉर्ट करो कि रेंट डिसेंडिंग या असेंडिंग में करो, तो फिर हमारी एक माइनर जो है वो सॉर्ट की इसमें इस्तेमाल होगी। तो मसलन अगली एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जो आपकी मल्टीपल कॉलम ऑर्डर है उसमें आपकी 2 सॉर्ट कीज या 2 से ज़्यादा यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसमें एक मेजर होगी और एक माइनर होगी। जो पहले होती है वो मेजर होगी, जो बाद में होगी वो माइनर होगी। और सपोज हमसे कहा जाता है प्रोड्यूस एन एब्रीवेटेड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी टाइप, और जो है वो रेंट का जो है उसके अंदर रेंट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही वाली क्यूरी है लेकिन ऑर्डर बाय क्लास के बाद आप देखें ऑर्डर बाय टाइप किया तो पहली जो मेजर आपकी सॉर्टिंग की है वो ऑर्डर टाइप के ऊपर ऑर्डर करेगी, ठीक है, कि वो फ्लैट सारे पहले लिखेगी और फिर उसके बाद हाउस लिखेगी। लेकिन साथ ही जो माइनर की है इट मींस के फ्लैट तो 4 थे, अब फ्लैट में से भी कौन सा पहले डिस्प्ले हो तो वो देखेगा जिसका रेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि रेंट को हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, डिसेंडिंग में कर रहे हैं। तो इट मींस के वो वाला फ्लैट पहले आएगा। पहली बात है सारे फ्लैट्स पहले आएंगे फिर हाउस आएंगे, लेकिन
जो है दूसरी बात कि अब फ्लैट तो 4 थे, तो फ्लैट में से जो है पहले कौन सा फ्लैट आएगा जिसका रेंट सबसे ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि पहली बात कि आप टाइप में देखें तो चारों फ्लैट्स पहले आ रहे हैं, हाउस बाद में आ रहे हैं, लेकिन जो रेंट का देखें तो अब आपका देखें कि रेंट में जो फ्लैट 450 है वो पहले आ गया, सबसे ज़्यादा प्राइस है फ्लैट्स के अंदर 400, उसके बाद आ गया 375, 350, और हाउस में भी देखें कि 650 पहले आ रहा है और 600 बाद में आ रहा है। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन परफॉर्म मल्टीपल कॉलम ऑर्डरिंग के जी आप मल्टीपल कीज को यूज करते हुए सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप मजीद भी करना चाहें तो आप जितने भी कॉलम्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, उस हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लास्ट हमारा अभी इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एग्रीगेट फंक्शंस, और आई होप कि यू स्टिल रिमेंबर कि वी डिस्कस्ड एग्रीगेट फंक्शंस इन रिलेशनल अलजेब्रा। वही वाले एग्जैक्टली जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो इधर एसक्यूएल के स्टैंडर्ड में अवेलेबल हैं, आईएसओ के स्टैंडर्ड में, एंड दोज आर द सेम 5 फंक्शंस। हमने काउंट की बात की थी, राइट? काउंट आपको याद होगा, हमने कहा था इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट, के उनको काउंट करके दे देता है। और एक चीज हमने ये भी डिस्कस की थी कि ये जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं ये बेसिकली एक कोई रिजल्ट शो करेंगे, एक टुपल शो करेंगे, ठीक है? और सम जो भी जिस वैल्यू मतलब जिस एट्रीब्यूट के ऊपर सम का हम एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे उन, और सम से मुराद क्या है, उनको जमा कर लो। तो मतलब नॉर्मली इट डजंट लॉजिकली मेक सेंस कि हम नेम के एट्रीब्यूट के ऊपर कोई सम लगा दें, ये कोई बात नहीं बनेगी। तो न्यूमेरिक कोई डाटा टाइप होनी चाहिए तो ये बेहतर होगा। इसी तरह एवरेज जो है, एवरेज भी अगेन जो है वो एवरेज रिटर्न करेगा उस तमाम एट्रीब्यूट के हवाले से जिसके ऊपर भी हम एवरेज लगाएंगे। मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू उसमें से, अगेन ये भी न्यूमेरिक हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, कोई डेसिमल या वाली भी हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू में सेंस बनेगी, ठीक है? लेकिन आप इवन अल्फ़ाबेट्स पे भी लगा सकते हैं। इट वुड रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम, मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये वही वाले 5 एग्रीगेट फंक्शन है जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में डिस्कस करके आए थे। तो हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा कि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए पहली बात है कि कुछ ख़ास चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, उसके बगैर हम ये एग्रीगेट फंक्शंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। पहली बात, दीज फंक्शंस ऑपरेट ऑन अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, कि किसी एक कॉलम पे आप जो है वो ये एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे और इट वुड ऑलवेज रिजल्ट, कोई भी एक एग्रीगेट फंक्शन जो है इट विल ऑलवेज रिजल्ट अ सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ग्रुप ऑफ वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा। जो काउंट है, मिन है और मैक्स है, दे अप्लाई टू बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक फील्ड्स। काउंट भी मसलन फर्ज करो नेम के ऊपर अप्लाई कर दिया काउंट, तो नेम जितने भी हैं मतलब जितनी रोज हैं वो उनको काउंट कर लेगा। मिन है तो जो मतलब ए से शुरू हो रहा है वो मिन निकाल देगा, मतलब सबसे लोएस्ट अल्फाबेटिकली, और मैक्स जो है वो उसके जो है वो नंबर्स के ऊपर भी काम करेगा और दोनों के ऊपर काम करेगा। लेकिन जो सम और एवरेज हैं वो आप देखें कि वो नॉन न्यूमेरिक के ऊपर एज सच उनकी कोई लॉजिकली सेंस नहीं बनती, तो एग्जैक्टली इसी वजह से वो सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड्स के ऊपर काम करते हैं। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो काउंट स्टैरिक है, अब जो काउंट के अलावा जो है ना तमाम जो हैं मसलन आपका ईच फंक्शन एलिमिनेट्स नल फर्स्ट एंड ऑपरेट्स ओनली ऑन दी रिमेनिंग नॉन नल वैल्यूज, के मसलन हमने मिन निकालना है तो नल को कैसे मिनिमम, मसलन नल को तो हम नहीं कंपेयर कर सकते ना, वो तो कोई वो नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं हो सकता। इसी तरह सम करना है तो सम में भी नल का कोई किरदार नहीं है, वो वैल्यू है ही नहीं। इसी तरह एवरेज करना है तो वो भी नहीं। तो मतलब सिर्फ जो काउंट स्टैरिक है वो नल्स को भी इंक्लूड कर लेता है, उसको शामिल करता है। अदरवाइज जो बाकी चारों के चारों एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो नल को पहले एलिमिनेट करते हैं, उनको निकालते हैं और फिर उसके बाद उन पर्टिकुलर जो है वो रोज के ऊपर जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
काउंट स्टैटिक जो है इट्स अ स्पेशल यूज ऑफ काउंट विच काउंट्स ऑल द रोज ऑफ अ टेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर नल और डुप्लीकेट वैल्यूज अक्कर। तो मतलब काउंट स्टैटिक नल होंगे उस रो को भी, अगर उसमें आ रहा है तो वो नल्स को भी काउंट करेगा। मसलन अगर कोई एट्रीब्यूट ऐसा दे दिया जिसमें नल आ रहा है, या अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं तो उनको भी जो है वो शामिल करेगा। लेकिन ये जो डुप्लीकेट हैं इनका मतलब जो है वो रिजल्ट जो है बाज़ औक़ात डिफरेंट आ सकता है। मसलन देखें अगर सम है और आपकी कोई वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही हैं तो सम पे डिफरेंस आ सकता है। इसी तरह आप अगर एवरेज निकाल रहे हैं और कोई डुप्लीकेट नंबर आ रहा था तो आप जो है आपका एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जो मिन और मैक्स है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिन डेफिनेटली चाहे डुप्लीकेट हो रही है, जो मिनिमम है वही सिलेक्ट होगी, जो मैक्सिमम है वही सिलेक्ट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आपने इस चीज़ को भी कंसिडर करना होता है कि आपने डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करना है या नहीं अपने किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने एलिमिनेट करना है तो देन यू नीड टू यूज डिस्टिंक्ट। उसके मतलब डिस्टिंक्ट आपने पढ़ा था पहले भी कि डिस्टिंक्ट से क्या होता है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको या रोज हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको जस्ट एक दफ़ा शो किया जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि डिस्टिंक्ट हैज़ नो इफेक्ट विद मिन एंड मैक्स, मतलब आप उसको कर लें, अगर डिस्टिंक्ट करते हैं तो अब डुप्लीकेट जो है वो एक दफ़ा जस्ट शो करेगा किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को, तो इट मींस मिन और मैक्स पे तो कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रिमेंबर कि आपका जो एवरेज है और सम है उस पर तो फ़र्क पड़ा। अब आपकी सम करना था, आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, तो अगर आप डिस्टिंक्ट ना यूज़ करते तो वो सम में बार बार जितनी दफ़ा रिपीट हुई उतनी दफ़ा मतलब आपका सम डिफरेंट आता और एवरेज भी इसी तरह डिफरेंट आता। लेकिन अगर आपने डिस्टिंक्ट यूज़ किया तो इट विल इफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ सम एंड एवरेज व्हेन यू यूज़ डिस्टिंक्ट, और जब नहीं यूज़ करते तो वो रिजल्ट डिफरेंट होगा अगर उसमें रेपिटेशन कोई आ रही है। और कीप इन माइंड डिस्टिंक्ट कैन बी स्पेसिफाइड ओनली वंस इन अ क्यूरी, एक दफ़ा ही किसी क्यूरी में डिस्टिंक्ट का यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको एग्रीगेट फंक्शंस के हवाले से जो है आपको क्लियर होने चाहिए और प्लीज़ इनको ज़रूर ज़हन में रखें। कुछ रूल्स और हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है दे कैन ओनली बी यूज्ड इन आफ्टर सेलेक्ट, कि सिलेक्ट की लिस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी जो जगह है जहाँ पे वो यूज़ हो सकते हैं वो हैविंग के अंदर यूज़ हो सकते हैं। हैविंग चूँकि अभी हमने नहीं पढ़ा और हमने कहा था ये ग्रुपिंग के ऊपर से कंसर्न है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो मतलब इन दो जगहों के अलावा आपने एग्रीगेट फंक्शन कहीं यूज़ नहीं करना। मसलन आपने वेयर में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं करना, आपने या सिलेक्ट के बाद यूज़ करना है या हैविंग के बाद यूज़ करना है। हैविंग चूँकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ तो हम इसको जो है वो इधर ही जो है वो अभी उसको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते। तो इन दो पोजीशंस के अलावा जो है आपने इनको डिस्कस या यूज़ नहीं करना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के फ़र्ज़ करें आपने सिलेक्ट लिस्ट में आपने कोई एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज़ किया और आपने ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो यूज़ नहीं किया, ठीक है। चूँकि अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने अभी ग्रुप बाय भी नहीं पढ़ा, हैविंग भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। और फ़र्ज़ करें कि आपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो ग्रुप बाय मतलब एग्रीगेट फंक्शन के अलावा आपने यूज़ किए हैं और ग्रुप बाय नहीं है उसमें, तो फिर अब आपके कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट यूज़ नहीं हो सकता जो किसी एग्रीगेट फंक्शन का आर्गूमेंट ना हो। मसलन एक इस किस्म की क्यूरी जो होगी वो लीगल नहीं होगी। आपको ये मेरी बात इस क्यूरी की मदद से आसानी के साथ समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हम अगर क्यूरी लिखें सिलेक्ट स्टाफ नंबर कॉमा काउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टाफ, तो ग्रुप बाय क्लॉज यहाँ पे आपका यूज़ नहीं हुआ। तो ग्रुप बाय अगर यूज़ ना हो तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ उस सूरत में ही यूज़ होगा, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के अलावा कोई सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम जब आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर रहे होंगे। तो मतलब अभी आप फ़िलहाल इस चीज़ को इधर इतना ही समझ लें, जब हम ग्रुप बाय को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। आखिरी कुछ चंद एग्जांपल्स हम इन एग्रीगेट फंक्शंस की हम देखते हैं और फिर इसके साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मसलन हम
हमसे कहा जाता है कि हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मोर देन 350 पर मंथ टू रेंट। तो मैंने आपको कहा था कि आपने क्यूरी जब भी होगी तो बड़े क्रिटिकली आपने उसके वर्डिंग को देखना है। तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, तो इट मीन्स कि यू हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के जी कितने तादाद में है, एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि जी आपकी जो कॉस्ट है दैट इज $350 से ज़्यादा है। तो आपने कहा सिलेक्ट काउंट स्टैरिक एज, आपको पता है कि इस जो फील्ड का नाम है आप देना चाह रहे हैं माई काउंट फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल से वेयर रेंट इज ग्रेटर देन 350। तो आपको वो तमाम रोज रिटर्न हो जाएंगी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका जो ये एग्रीगेट फंक्शन है ये हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, एक से ज़्यादा रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ आपको नंबर ऑफ टुपल्स रिटर्न कर देगा, कितनी तादाद की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो रेंट है वो 350 से ज़्यादा है। तो आप देखें अगर अपने इस टेबल में तो 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो रेंट है वो 350 से ज़्यादा है, सिर्फ एक 350 वाला है, वो वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। इसी तरह अगर हम डिस्टिंक्ट यूज कर लेते हैं तो डिस्टिंक्ट में हमें अगर कोई रिपीट हो रही है तो वो फिर रिपीटिशन हमें नहीं दिखाएगा। तो आप मसलन फर्ज करें हाउ मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर व्यूड इन मई 2004। तो मसलन अगर मई में कोई प्रॉपर्टी PG4 मसलन फर्ज करें उसको 2 क्लाइंट्स ने देखा, आप अपने टेबल को जरा गौर से देखेंगे तो 3 टोटल प्रॉपर्टीज हैं जिनको मई 2004 में देखा गया। तो आपने अब जो है अगर कोई रेपिटेशन आ रही है तो वो उस रेपिटेशन को एलिमिनेट करेगा और उसको एक दफ़ा दिखाएगा। तो अब ये देखें कि हम काउंट ही निकाल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर का एज माई काउंट फ्रॉम व्यूइंग, और अब कंडीशन हमारी क्या चेंज हो गई है। कंडीशन ये है कि जो मई में, अब मई देखें कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 मई से लेके 31 मई तक। तो आप ये चूंकि डेट है तो हमने कहा वेयर व्यू डेट बिटवीन 1 मई 2004 एंड 31 मई 2004। तो ये आपका जो है बेसिकली आपका जो रिजल्ट आएगा ये सिर्फ जो मई के मंथ में आपकी प्रॉपर्टीज शो हुई हैं ये उनको रिटर्न करेगा। लेकिन चूंकि सिर्फ प्रॉपर्टी आपकी जो होंगी वो अगर कोई बार बार भी व्यू हुई है उस महीने के अंदर तो उसको जस्ट वो एक दफ़ा रिप्रेजेंट करेगा, और एक दफ़ा रिप्रेजेंट करने से उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा डिस्टिंक्ट की वजह से। तो अब आप वैसे देखें तो इसके अंदर 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो आपकी मई में जो है वो व्यू की गई, लेकिन उनमें से 2 प्रॉपर्टीज़ वो जो है एक प्रॉपर्टी जो है वो 2 दफ़ा देखी गई है, तो इसलिए वो जस्ट एक दफ़ा रिप्रेजेंट होगी। अगर हम डिस्टिंक्ट ना यूज़ करते तो फिर हमारा रिजल्ट 3 आता। इसी तरह हम इनको मतलब मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम काउंट प्लस सम भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन आपसे कहा जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज, तो इट्स वेरी सिंपल कि हमने काउंट स्टाफ नंबर और उसको हमने उस एट्रीब्यूट को माई काउंट कह दिया, और इसी तरह सम ऑफ सैलरी एज माई सम एंड फ्रॉम स्टाफ वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर। तो अब ये पहली बात है जो जितने भी मैनेजर्स हैं वो आपके काउंट करेगा, मैनेजर वाली रोज सारी आ जाएंगी, और फिर मैनेजर के सैलरीज उन दोनों को सम कर लेगा और वो आपको जो है वो दिखा देगा। तो एक ही आपकी टुपल आएगी लेकिन आपके मल्टीपल कॉलम्स आ गए हैं। तो 2 मैनेजर्स हैं और उनकी सैलरी का सम जो है वो 54,000 बनता है। मिन मैक्स और एवरेज मतलब जस्ट अब ये कोई ऐसा आई होप कि आपको अब कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यही अब आपके जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये फंक्शन बेसिकली आपको क्या रिटर्न करते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस किस्म की वैल्यूज़। तो आप मिन मैक्स और एवरेज को भी यूज़ कर सकते हैं जहां आपकी रिक्वायरमेंट है। मसलन आपसे कहा जाता है फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज स्टाफ सैलरी, तो यू कैन राइट कि जी सिलेक्ट मिन ऑफ सैलरी एज माई मिन, कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी एज माई मैक्स, एवरेज ऑफ सैलरी एज माई एवरेज फ्रॉम स्टाफ। तो अब ये आपको 3 जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज रिटर्न होगी। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि जी हर एग्रीगेट फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, नॉट मोर देन 1 वैल्यूज। तो मिन सैलरी जो सबसे कम जिस स्टाफ की सैलरी है वो आ जाएगी, जो मैक्स सैलरी है वो जो सबसे ज़्यादा सैलरी है, और जो एवरेज है उन सबको ऐड करके जितना उनका टोटल है उससे डिवाइड करके जो है आपका रिजल्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मिन जो है वो 9000 है। 2 ऐसे लोग थे जिनकी 9000 है, तो मिन बेशक 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसी तरह माई मैक्स में 30,000 है और माई एवरेज जो है वो 17,000 है।
दैट्स इट जी, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने एसक्यूएल के साथ काम करना शुरू कर दिया है। आई होप कि जो हम आगे इस चैप्टर में जाएंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी चीज़ें, कि कैसे हम अपनी मर्ज़ी की जो है वो डाटा इस किसी भी टेबल से या डेटाबेस से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।